गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देख लिया था। अब देखो, अब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, एम्पियर का नियम। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉस का नियम पढ़ा था, वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हम एम्पियर का नियम पढ़ते हैं। तो देखो, एम्पियर के नियम को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन करेंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। इसलिए हमको एम्पियर के नियम को डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है ना। ये एम्पियर का नियम क्या होता है वो देखते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि इस बार बहुत सारे धारावाही वायर हैं। चलो मान लेते हैं कि किसी वायर में धारा बाहर की ओर में तो डॉट दिशा में बह रही है, किसी वायर में धारा अंदर की ओर में तो क्रॉस दिशा में बह रही है। तो ऐसे बहुत सारे वायर रखे हुए हैं। तो हमको पता है कि इन सारे वायर के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इन सारे वायर के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो फंक्शन है उसको हम बी वेक्टर बोल लेते हैं। अब देखो, ऐसा करते हैं कि इन वायर के चारों ओर पेन से कोई बंद लूप बनाते हैं। याद रखना, ये जो बनाया हो बस पेन से बनाया हो, कोई लाइन है या कोई लूप है, इसको धारावाही वायर मत समझ जाना, है ना। इन चारों इन सारे वायर के चारों ओर हम कोई पेन से लाइन बनाते हो तो पेन से बंद लूप बनाते हैं। उसकी दिशा कैसी भी रख सकते हैं। इसकी दिशा मान लेते हैं ऐसी रखिए, है ना। तो ध्यान रखना है ना, इधर बहुत सारे वायर है ना। तो इन सारे वायर के कारण, मतलब अंदर वाले बाहर वाले इन सारे वायर के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन बी वेक्टर मान लेते हैं। और जो लूप बनाया ना, तो लूप के किसी छोटे से अल्पांश को हम डीएल वेक्टर मान लेते हैं, है ना। तो बस बताओ, इस पूरे बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब इस पूरे बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के लाइन इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है। इन सारे वायर के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के फंक्शन को बी वेक्टर और लूप के किसी छोटे से अल्पांश को डीएल वेक्टर। तो तुम बताओ कि, है ना, पता इस पूरे बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, है ना। जो तुमको पता होगा, तुमको पता होगा कि इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएल तो किसको प्रदर्शित करता है? कार्य को। ध्यान रखना कि जिस प्रकार से इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएल कार्य को प्रदर्शित करता है ना, तो वैसे हम इस पूरे बंद लूप के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर भी निकाल सकते हैं, है ना। और ध्यान रखना कि एम्पियर के, है ना, एम्पियर के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जहां आई इनक्लोज केवल उस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा होती है। तो इस एम्पियर के नियम को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अपने काम का नहीं, टाइम वेस्टेज है ना। तो इसको, ठीक है ना, इसको बिल्कुल रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी बंद लूप के अनुदिश, है ना, किसी भी क्लोज लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन, मतलब किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जहां, है ना, जहां आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। जैसे कि गॉस थ्योरम में क्यू इन क्या था? केवल सतह के अंदर उपस्थित आवेश था। वैसे इसमें आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अरे इंपॉर्टेंट चीज है कि बताओ, जैसे गॉस थ्योरम में क्यू इन तो केवल सतह के अंदर उपस्थित आवेश था, लेकिन फ्लक्स के अंदर जो ई वेक्टर था वो परिणामी विद्युत क्षेत्र था, मतलब अंदर बाहर सभी के कारण विद्युत क्षेत्र। वैसे यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी होता है कि आई इनक्लोज तो केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, लेकिन ये जो बी डॉट डीएल में जो बी वेक्टर होता है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब अंदर वाली धारा और बाहर वाली धारा सभी के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसमें थोड़ा सा संकट है यार, कि बताओ, लूप के अंदर से कुछ धाराएं तो डॉट दिशा में, तो बाहर की ओर है, और कुछ धाराएं क्रॉस दिशा में तो अंदर की ओर है। तो अब किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना वो देखना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि आई इनक्लोज का भी साइन कन्वेंशन होता है ना। तो आई इनक्लोज का साइन कन्वेंशन क्या होता है वो देखना है। तो अच्छे ध्यान अच्छे ध्यान रखना कि आई इनक्लोज के साइन कन्वेंशन के लिए भी हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, है ना। तो आई इनक्लोज के साइन कन्वेंशन के लिए भी राइट हैंड रूल का यूज करते हैं।
ये तो आई इनक्लोज का साइन कन्वेंशन ये होता है कि होता लूप की जो भी दिशा दे रखी है उस दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे, चिंता मत करना। क्वेश्चन में लूप की दिशा क्लियरली दी होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ध्यान रखना। ध्यान रखना कि सिंपली सिंपली लूप की जो दिशा दे रखी है ना, तो लूप की दिशा में अपनी राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठे की दिशा की धारा को पॉजिटिव लेंगे। जो बताओ, पहले इस लूप की बात करते हैं ना। पहले लूप की दिशा अगर ऐसी दे रखी हो तो तुम खुद बताओ कि लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा। अंगूठा बाहर की ओर है, इसलिए इस लूप में बाहर वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, मतलब डॉट वाली धारा को पॉजिटिव लेना है। और अगर लूप की दिशा ऐसी दे रखी हो तो यहाँ भी लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, इसलिए इस लूप में अंदर वाली मतलब क्रॉस वाली धारा को पॉजिटिव लेना है ना। तो स्लाइड पर बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। ये तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ये ध्यान रखना कि लूप की जो भी दिशा दे रखी होगी ना, क्वेश्चन में दी होगी, तो उस लूप की दिशा में अपनी राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठे की दिशा की धारा को पॉजिटिव लेना है। जैसे लूप की दिशा अगर ऐसी दे रखी है तो अंगूठा ऊपर की ओर है, तो उस लूप में ऊपर वाली धारा को पॉजिटिव लेंगे। अगर लूप की दिशा ऐसी दे रखी है तो फिर अंगूठा नीचे की ओर है, तो फिर उस लूप में हम नीचे वाली धारा को पॉजिटिव लेंगे। बच्चों, इसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चों को कन्फ्यूजन आते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना। एम्पियर का नियम वैलिड होने के लिए जो वायर है वो अनंत लंबाई के होने जरूरी नहीं है, सीमित लंबाई के हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और चीज ये होता है, जो भी वायर है वो लूप से अभिलंबित भी गुजरने जरूरी नहीं है, टेढ़े गुजरे तब भी एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं ना। अब चलो इसी का एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले, है ना। ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि बहुत सारे धारावाही वायर हैं, किसी में धारा डॉट दिशा में बह रही है, किसी में धारा क्रॉस दिशा में बह रही है, ये है ना। इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब देखो, इसके चारों ओरों में से पेन से कोई बंद लाइन बनाते हैं, बंद लूप बनाते हैं, और इसकी दिशा क्वेश्चन में इस टाइप से दे रखी है, क्लॉकवाइज दे रखी है। बस हमको देखना है इस पूरे बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है ना। मैंने बताया था कि इतने सारे वायर है ना, तो इतने सारे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने बताया था कि एम्पियर के नियम से हम एक कॉम्प्लिकेटेड चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एम्पियर के नियम से हम इस बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब इस बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान निकाल सकते हैं। और हमको बताया कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन, मतलब बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जब आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, है ना। यहाँ भी वही कि कुछ धारा डॉट में कुछ क्रॉस में, इसको पॉजिटिव लेना वो देखना। तो मैंने बताया था कि आई इनक्लोज के साइन कन्वेंशन के लिए भी राइट हैंड रूल लगाएंगे, मतलब लूप की दिशा में अपनी राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे। तुम खुद बताओ कि लूप की दिशा में अपनी राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, इससे इस लूप में अंदर वाली मतलब क्रॉस वाली धारा को पॉजिटिव लेना है। तो ये धारा क्रॉस में इससे पॉजिटिव लेंगे +10, लेकिन ये धारा डॉट में तो नेगेटिव लेंगे -5, और ये भी डॉट में तो नेगेटिव लेंगे -2। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आई इनक्लोज कितना हो गया, +3। बस पूरे लूप के अनुदेश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान कितना होगा, म्यू नॉट इंटू +3। तो हमको बताया कि म्यू नॉट का मान तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, इंटू +3 तो गुणा करेंगे तो 12 पाई इंटू 10 की पावर -7, और यूनिट क्या होगी, टेस्ला इंटू मीटर। बी की यूनिट टेस्ला, डीएल की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट टेस्ला इंटू मीटर आ गई, है ना। बाकी ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इस बार पॉजिटिव आ गया, बाकी कुछ केसेस में नेगेटिव भी आ सकता है ना। जैसे इसी में ही क्रॉस वाली धारा कम होती है और डॉट वाली धारा ज्यादा होती, तो टोटल आई इनक्लोज नेगेटिव आ जाता है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन है ना,
लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आई इनक्लोज है वो तो केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा है, लेकिन ये जो बी डॉट डीएल में जो बी वेक्टर है वो अंदर और बाहर सारी धाराओं के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है ना, पहले ही बताया था। चलो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि बहुत सारे से धारावाही वायर हैं, तो ये ना, तो इस बार भी बहुत सारे से धारावाही वायर रखे हैं। कुछ वायर में धारा डॉट दिशा में तो बाहर की ओर बह रही है, कुछ वायर में धारा क्रॉस दिशा में तो अंदर की ओर बह रही है ना। तो देखो इन सारे वायर के चारों ओर हमने पेन से कोई ऐसा बंद लूप बनाया है, बंद लाइन बनाई है, और उसकी दिशा क्वेश्चन में इस टाइप की दे रखी है बस। और बताओ इस बार लूप कॉम्प्लिकेट है, डंबल शेप का लूप है, जैसे डी ऑर्बिटल होता है ना वैसे ही इस बार डंबल शेप का लूप है। बस हमको देखना है कि इस कॉम्प्लिकेटेड लूप के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है, ठीक है ना, हमको अच्छे पता है कि अंदर बाहर इतने सारे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। तो एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जहाँ आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। लेकिन थोड़ा सा चक्कर है यार, ये होता है लूप कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा डंबल शेप का है, तो घबराना मत। ऐसे केस में क्या करेंगे, सिंपली इस लूप को दो भागों में बांट देंगे, है ना। कई महामूर्ख तो बोलते हैं कि बीच में काट देंगे तो धारा ही बंद हो जाएगी। ठीक, तुमको बताओ क्या ये धारा बह रही है क्या? नहीं बह रही, मैंने पहले ही बताया था। ये जो है वो धारा नहीं है, तो जस्ट पेन से बनाई हुई लाइन या लूप है ना। बस ध्यान रखना कभी ऐसे डंबल शेप का लूप हो तो लूप को ऐसे दो भागों में बांट देना, है ना। बस अब क्लियरली बोल सकते हैं इस वन लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जब आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, है ना। तो आई इनक्लोज का साइन कन्वेंशन भी हमको पता है ना। चलो पहले इस लूप के अंदर साइन कन्वेंशन क्या चलेगा वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही, यहाँ भी एक बताओ लूप की दिशा ऐसी दे रखी है ना, तो लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे, तुम खुद बताओ इसमें लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा, इससे इस लूप में बाहर वाली मतलब डॉट वाली धारा को पॉजिटिव लेना है ना। और ऐसे बताओ इस लूप में भी है ना, इस लूप की दिशा में अगर अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, इससे इस वाले लूप में क्रॉस वाली धारा को पॉजिटिव लेना है। समझ गए ना। बस अब आई इनक्लोज निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कि इस लूप की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर, इससे इस लूप में बाहर वाली मतलब डॉट वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, तो होता है ये धारा डॉट दिशा में इससे +10 और एक क्रॉस दिशा में मतलब -6। वैसे इस लूप में आई इनक्लोज तो बताओ इस लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, तो इस लूप में अंदर मतलब क्रॉस वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, तो ये धारा क्रॉस दिशा में मतलब +9 और ये डॉट दिशा में तो -7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आई इनक्लोज कितना आ गया अपने पास, +6। तो बस कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेट शेप का जो लूप था ना, इस लूप के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान म्यू नॉट इंटू +6, म्यू नॉट का मान तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू +6, तो ये सॉल्व करेंगे तो +24 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर ये आ गया। और फिर से याद दिला रहा हूँ कि इसमें आई इनक्लोज तो केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, लेकिन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल के अंदर जो बी वेक्टर है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब अंदर वाली धाराओं बाहर वाली धाराओं सब के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। देखो बच्चों अभी तक तो हमने एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान निकालना देखा है, लेकिन ध्यान रखना कि कई बार एम्पियर के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो हमेशा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एम्पियर के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो। सेम चीज गॉस थ्योरम में बताई थी ना, है ना। गॉस थ्योरम में बताया था कि गॉस थ्योरम से फ्लक्स तो हम हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र तभी निकाल सकते हैं जब वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो। तो वैसे
एम्पियर के नियम से भी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पियर के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो, है ना? तो चलो एक बार देखते हैं कि एम्पियर के नियम से सिमेट्रिकल सिस्टम का चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं ना। तो ध्यान रखता कि एम्पियर के नियम से हम बेसिकली इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान निकालते हैं, और हमको पता है कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का इकट्ठा मान म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। तो ध्यान रखता कि एम्पियर के नियम से तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी भी छुपा हुआ है। अब बताओ, है ना? एम्पियर के नियम के अंदर अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी छुपा हुआ तो है, लेकिन बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है। तो बताओ कि ये चुंबकीय क्षेत्र एक तो इस डॉट प्रोडक्ट के बंधन से बंधा हुआ है और एक इस समाकलन के बंधन से बंधा हुआ है। तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि एम्पियर के नियम से अगर चुंबकीय क्षेत्र बी को निकालना है तो उसके लिए इस चुंबकीय क्षेत्र को एक के बाद एक बंधन से मुक्त करना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाए। और तुम बताओ कि बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल में कब कन्वर्ट होगा? जब लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। तो ध्यान रखना कि बी डॉट डीएल को बी इंटू डीएल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, है ना? और तुम बताओ कि लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल को बी इंटू डीएल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। मतलब किसी भी नमूने के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वृत्ताकार हो तो हम जानबूझ करके लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे, और लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बेचारा डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब देखो, है ना? अब हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र समाकलन के भी बंधन से मुक्त हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी बाहर निकल जाए और अंदर केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर बचे, है ना? तो तुम बताओ कि बी समाकलन से बाहर कब निकलेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट हो। तो देखो उसके लिए हम जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जिस पर कम से कम चुंबकीय क्षेत्र का मान तो कांस्टेंट हो। और तुम बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट हो तो बी बाहर निकल जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन डीएल स्केलर आ जाएगा। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डॉट प्रोडक्ट और समाकलन सारे बंधनों से मुक्त हो गया। तो पक्का बोल सकते हैं, है ना? पक्का बोल सकते हैं कि एम्पियर के नियम से चुंबकीय, है ना? एम्पियर के नियम से अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए हम लूप चुनेंगे और जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो एक तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और जिस पर कम से कम चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट हो। लेकिन ध्यान रखना कि फिजिक्स का मैजिक है कि हमको दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक चीज चेक कर ली तो दूसरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब, है ना? मतलब लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। है तो ध्यान रखना कि हमको मूर्खों टाइप से दो चीजें नहीं, केवल एक ही चीज चेक करनी है। तो बस 10 बातों की, है ना? 10 बातों की एक ही बात ध्यान रखना है ना? बस मैं एक ही चीज ध्यान रखना कि एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम लूप चुनेंगे और जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। दैट्स ऑल। मान चुंबकीय क्षेत्र का अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, गॉस थ्योरम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सतह चुनते थे, वैसे एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए लूप चुनेंगे। और बस एक ही चीज कि जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। बस अब हम एम्पियर का नियम यूज करके अलग अलग सिमेट्रिकल सिस्टम का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चलो बच्चों, सबसे पहले हम किसी अनंत लंबाई के धारावाही वायर का चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से निकालते हैं। तो देखो, अनंत लंबाई के वायर का चुंबकीय क्षेत्र
समाकलन से तो हमने निकाला था लेकिन बहुत लेंदी हो गया था। एम्पियर के नियम से इसको बहुत इजीली निकाल पाएंगे, है ना? तो चलो, है ना? चलो मान लेते हैं कोई भी अनंत लंबाई का धारावाही वायर है जो ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत तक फैला हुआ है। इसमें आई धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो इस धारावाही वायर के कारण आर अभिलंबित दूरी पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो तुम बताओ कि एक तो वायर अनंत लंबाई का मतलब सिमेट्रिकल है ना? बताओ, अनंत लंबाई का है तो सारे बिंदु सिमेट्रिकल होंगे ना? वो एक अनंत लंबाई का वायर है मतलब एक तो सिमेट्रिकल है और दूसरा इसकी कम से कम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का हमको आइडिया है ना? कोई ओरस्टेट के नियम से, है ना? कोई ओरस्टेट के नियम से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल में सब वृत्ताकार लूप के रूप में होगा, है ना? तो बस आराम से बताओ कि अनंत लंबाई का मतलब सिमेट्रिकल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी हमको आइडिया है, मतलब इसका भी चुंबकीय क्षेत्र हम एम्पियर के नियम से निकाल सकते हैं। तो मैंने है ना, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम लूप चुनेंगे और जानबूझ करके ऐसा लूप चुनते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। तो तुम बता ना, तुम बताओ कि इस तुम बताओ कि इस वायर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वृत्ताकार होता है तो हम जानबूझ करके लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे, है ना बेटा? कि वायर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वैसा वृत्ताकार होता है तो हम जानबूझ करके लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे। आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप चुनेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड रूल से ऐसी होती है तो हम जानबूझ करके लूप की भी दिशा ऐसी रखेंगे। और बताओ इस, है ना, बताओ इस बन वृत्ताकार लूप के लिए एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। मतलब इस बन वृत्ताकार लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होगा? सिंपली म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। चलो मान रखते हैं पहले आरएचएस का मान। नहीं तो आरएचएस में हमको आई इनक्लोज देखना है तो हमको पता है कि आई इनक्लोज क्या होता है? इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। बताओ इस लूप के अंदर से तो पूरी पूरी आई धारा गुजर रही है तो आई इनक्लोज पूरी पूरी आई होगी और प्लस आई होगी, वो भी देख सकते हो। बताओ लूप की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर आएगा और धारा भी ऊपर की ओर, इसे प्लस आई। ये तो आरएचएस। अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो था एलएचएस में इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल है। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस वायर का चुंबकीय क्षेत्र भी वृत्ताकार होता है और लूप भी जानबूझ करके वृत्ताकार चुना है। तो बताओ जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है ना? लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल। और उसके बाद बताओ, है ना, उसके बाद बताओ कि हमने वृत्ताकार लूप चुना है तो इस लूप के प्रत्येक बिंदु की वायर से अभिलंबित दूरी बराबर है तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा, है ना? कितना होगा वो तो पता नहीं है लेकिन इतना बोल सकते हैं कि वृत्ताकार लूप के हर एक बिंदु की वायर से दूरी बराबर है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा। तो बता चुंबकीय क्षेत्र बी का मान समान होगा, इससे बी कांस्टेंट है, इससे बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर। और तुम बताओ कि इस कंप्लीट लूप के लिए इंटीग्रेशन डीएल स्केलर क्या होगा? इस बन वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। बस एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे तो एलएचएस में तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में म्यू नॉट इंटू आई। उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। तो देखो बायो सावर्ट नियम से या समाकलन से बहुत लेंदी हो गया था लेकिन एम्पियर के नियम से बहुत इजीली हो गया। देखो बच्चों इसमें एक राज मैंने छुपा कर रखा था लेकिन अब राइट टाइम इसको देख सकते हैं। तो देखो अभी तक तो हम ये बोलते थे कि अनंत लंबाई का वायर है इसमें धारा आई बह रही है, लेकिन तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि अनंत लंबाई का अगर कोई अकेला वायर हो या विलगित वायर हो तो उसमें धारा बह ही नहीं सकती है। तो तुम बताओ कि इसमें धारा बह रही है मतलब किसी न किसी टाइप से सर्किट कंप्लीट होगा, है ना? धारा बह रही है तो मतलब सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब इसमें कनेक्टिंग वायर भी होगा, बैटरी भी होगी। तो धारा बह रही है मतलब वायर विलगित तो होगा ही नहीं, कहीं न कहीं से सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन, है ना? लेकिन ध्यान रखना कि अनंत लंबाई का वायर है, इसलिए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बाकी जो एलिमेंट है, कनेक्टिंग वायर, बैटरी, जो बाकी एलिमेंट है वो बहुत ही दूर होंगे, है? तो ये ध्यान रखना। इसमें धारा बह रही है तो विलगित वायर है तो उसमें धारा बह ही नहीं सकती है। अगर इसमें धारा बह रही है तो सर्किट कंप्लीट होगा।
मतलब कनेक्टिंग वायर भी होगा, बैटरी भी होगी, लेकिन ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना, अनंत लंबाई का वायर है, इससे सर्किट के जो बाकी एलिमेंट होंगे वो बहुत ही दूर होंगे, तो इन पास वाले बिंदुओं पर इन बाकी एलिमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के रूप में ही होगा, इसलिए एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अनंत लंबाई का वायर हो ना, ध्यान रखना, अनंत लंबाई का वायर तो सर्किट के जो छुपे हुए एलिमेंट है वो बहुत ही दूर होंगे, तो उनका इन बिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के रूप में होगा, इसीलिए अनंत लंबाई के वायर का चुंबकीय क्षेत्र तो एम्पियर के नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन सोच के बताओ कि यही धारावाही वायर अगर सीमित लंबाई का होता, सोच के बताओ, एक मिनट सोच के बताओ कि यही धारावाही वायर अगर सीमित लंबाई का होता, तो है ना, यही धारावाही वायर अगर सीमित लंबाई का होता, तो बताओ इसमें सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बाकी जो एलिमेंट है वो काफी पास होंगे, बोल सकते हैं ना कि सीमित लंबाई का वायर तो सर्किट को कंप्लीट करने के बाकी जो एलिमेंट है तो कनेक्टिंग वायर, बैटरी वो काफी पास होंगे, तो बताओ इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र इस दर्शाए गए वायर के कारण भी होगा और इस छुपे हुए भाग के कारण भी होगा, और ये छुपा भाग काफी पास है, इसलिए अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा, इस वायर के कारण भी होगा और छुपे भाग के कारण भी होगा, तो अब जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्ताकार नहीं रहेगा, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार नहीं रहेगा, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को बी इंटू डीएल नहीं लिख पाएंगे, है तो ध्यान रखना कि अगर सीमित लंबाई का वायर हो और उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए किसी ने एम्पियर के नियम लगाने का दुस्साहस किया है, जैसे मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप चुना है, बस एम्पियर के नियम के अनुसार इस बंद लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, और हमको पता है कि आई इनक्लोज केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, तो इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा तो आई होगी, तो ध्यान रखना कि सीमित लंबाई का वायर हो तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान तो निकाल सकते हैं, वो तो म्यू नॉट इनटू आई उतना ही रहेगा, लेकिन अब बेचारा चुंबकीय क्षेत्र इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा, तुम बताओ कि अब है ना, अब बताओ इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं ना, मैंने चमका कर बताया था, मैंने चमका कर बताया था कि मैंने चमका कर बताया था कि एम्पियर के नियम में जो बी होता है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब अंदर और बाहर सबके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो ध्यान रखना कि इस बार ये जो बी होगा वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब दर्शाए गए वायर के कारण भी होगा और छुपे हुए भाग के कारण भी होगा, और दर्शाए गए वायर और छुपे हुए भाग के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्ताकार नहीं होगा, किसी और शेप का होगा, और तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी और शेप का होगा, तो तब इस बार बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके बाद बताओ इस बार इसके और इसके कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो, है ना, इस पूरे लूप में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट भी नहीं होगा, तो बी भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर अनंत लंबाई का वायर हो तब तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल भी निकाल सकते हैं और उससे चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सीमित लंबाई का वायर हो तो बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते, बेचारा चुंबकीय क्षेत्र बंधनों में बंधा ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, सीमित लंबाई के वायर का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो एम्पियर के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते, सीमित लंबाई का वायर का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे, तो बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर के नियम में यही डिफरेंस है कि बायो-सावर्ट लॉ में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केवल इस दर्शाए गए वायर के कारण ही होता है, लेकिन एम्पियर के नियम में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दर्शाए गए वायर के कारण भी होता है और छुपे हुए भाग के कारण भी होता है, ये डिफरेंस। सोचो अभी तो हमने अनंत लंबाई के किसी पतले धारावाही वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि अनंत लंबाई का कोई धारावाही खोखला सिलेंडर या खोखला ट्यूब हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं ना, तो चलो मान लेते हैं ना मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई का धारावाही खोखला सिलेंडर या खोखला ट्यूब है, जो अनंत लंबाई का मतलब ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत तक फैला हुआ है, ठीक है? इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और आई धारा बह रही है, और तुम बताओ कि एक खोखला ट्यूब है ना, तो अंदर से तो खोखला होगा, जो भी धारा है वो केवल इसकी सतह पर ही बह रही होगी, इस खोखले ट्यूब के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा,
एक तो केंद्र से r दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र और केंद्र से r दूरी अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि एक तो अनंत लंबाई का है मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक है ना? तो एक तो अनंत लंबाई का धारावाही ट्यूब है तो एक तो सिमेट्रिकल है और दूसरा इसके चुंबकीय क्षेत्र की कम से कम दिशा का हमको आइडिया है ना? तुम बताओ कि भले अनंत, है ना? भले अनंत लंबाई का कोई खोखला ट्यूब है लेकिन है तो एक टाइप का वायर ही ना, ठोस वायर की जगह खोखला वायर है, लेकिन है एक टाइप का वायर ही। तो बताओ वायर में धारा ऐसी बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के रूप में होगा, कह सकते हैं ना? तो भले ही अनंत लंबाई का कोई खोखला सिलेंडर है लेकिन है तो एक वायर ही। तो वायर में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल में वृत्ताकार लूप के रूप में होगा। तो तुम बताओ कि अनंत लंबाई का मतलब सिमेट्रिकल है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी हमको आइडिया है तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से निकाल सकते हैं, है ना? अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेशन से निकाल लेंगे लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा लॉजिकली हम अनुमान लगा सकते हैं ना। जो चलो अनंत लंबाई का कोई खोखला सिलेंडर है, केंद्र से r दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो किसी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो, है ना? कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो तो बोल सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर यहाँ भी बाहर वाले बिंदु के लिए पूरा पूरा खोखला सिलेंडर अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा ही होता था ना, तो यहाँ भी वही कि बाहर वाले बिंदु के लिए चाहे कैसा भी सिलेंडर हो, वो अक्ष पर रखे पतले से वायर के टाइप से काम करेगा। तो पतले से वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, तो पूरे पूरे धारावाही सिलेंडर के कारण भी बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र बिंदास म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर होगा। और अंदर देखना है तो तुम, है ना? हाँ, तुम इमेजिनेशन से बताओ कि बताओ अंदर से गुजरने वाला अगर कोई लूप लेंगे तो उसके अंदर वाली धारा आई इनक्लोज 0 होगी तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल 0 होगा। तो स्मार्ट पर्सन हो तो कल्पनाशीलता से बोल सकता है कि बाहर म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल 0 होगा। लेकिन चलो एक बार निकाल लेते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं। तो ये अनंत लंबाई का धारावाही खोखला ट्यूब है, उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो चलो सबसे पहले हमको, है ना, सबसे पहले हमको केंद्र से r दूरी पर इस बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना? बस आराम से बताओ, आराम से बताओ कि एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो लूप चुनेंगे और जानबूझ करके ऐसा लूप चुनेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। एकदम लॉजिकली देख चुके हैं, लॉजिकली देख चुके हैं कि चाहे अंदर वाला बिंदु है बाहर वाला बिंदु हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान भले ही कितना भी हो लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल में वृत्ताकार लूप के रूप में होगा। तो तुम बताओ, नहीं तुम बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के रूप में है तो इस बार लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे, सही है ना? तो ये चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार है तो हम जानबूझ के लूप भी वृत्ताकार चुनेंगे। r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो r त्रिज्या का वृत्ताकार लूप चुनेंगे और सबसे मेन चीज ये है कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप चुनेंगे। और इस बन वृत्ताकार लूप के लिए एम्पियर का नियम लगा देते हैं, मतलब इस बन वृत्ताकार लूप के लिए इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। पहले आई इनक्लोज का मान रखते हैं तो हमको बताया कि आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। और बताया ना, बताओ इस लूप के अंदर से तो पूरी पूरी आई धारा गुजर रही है तो आई इनक्लोज पूरा पूरा आई हो गया। अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो वही कहानी है ना, वही कहानी की लूप भी वृत्ताकार है और जान सॉरी चुंबकीय क्षेत्र भी वृत्ताकार है और जानबूझ के लूप भी वृत्ताकार चुना है तो लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। इससे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन, है ना, लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बताओ इस लूप के जितने बिंदु हैं सबकी सिलेंडर से दूरी बराबर है तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना भी हो लेकिन मान समान होगा। तो बी कांस्टेंट है, इसे बाहर और अंदर केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर इस वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। बस एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे तो द एलएचएस में तो b इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में म्यू नॉट आई। नमूने को उधर ट्रांसफर करोगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। तो ध्यान रखना कि अब गधों टाइप से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? तो अब आगे इसको डिराइव भी करने की जरूरत नहीं है ना। अब तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि
बाहर वाले बिंदु के लिए चाहे कैसा भी सिलेंडर हो, वो अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। तो इस पूरे खोखले सिलेंडर के कारण भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर। जहाँ ध्यान रखना कि स्मॉल आर इस बिंदु की सतह से नहीं, केंद्र या अक्ष से दूरी होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना? तो अब हमको देखना है कि केंद्र से आर दूरी अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो देखना है ना? बस आराम से बताओ कि इस बार भी वृत्ताकार लूप ही चुनेंगे ना, बस एक ही अंतर है कि पहले बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप चुना था। इस बार अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो अंदर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप चुनते हैं, है तो वही कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो अंदर से गुजरने वाला आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप चुनते हैं और इसके लिए भी एम्पियर का नियम लगा देते हैं। मतलब इस बंद लूप के लिए भी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। पहले आई इनक्लोज का मान तो हमको पता है कि आई इनक्लोज, है ना? आई इनक्लोज केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा बताओ। ये जो है ना, जो सिलेंडर है वो खोखला है, अंदर से बिल्कुल खोखला होगा, इसलिए इस लूप के अंदर से तो कोई धारा नहीं गुजरेगी। तो इस लूप के अंदर से गुजरने वाली आई इनक्लोज बिल्कुल जीरो। अब एलएचएस पे वही कहानी कि बताओ लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुना है तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। बी कांस्टेंट है बाहर और अंदर इंटीग्रेशन डीएल स्केलर को 2 पाई आर, एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे तो एलएचएस में बी इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में 0। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0। तो ये हमने लॉजिकली सोच लिया था, मैथमेटिकली डिराइव कर लिया, लेकिन आगे इतना कचरा फैलाने की जरूरत है। डायरेक्ट याद रखना कि बाहर वाले बिंदु के लिए पूरा सिलेंडर पतले वायर के टाइप से काम करेगा, इससे बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट टाइप 2 पाई आर और अंदर से खोखला है तो अंदर से गुजरने वाला अगर कोई लूप ले तो आई इनक्लोज 0, इससे अंदर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो बच्चों अभी तो हमने खोखले ट्यूब का चुंबकीय क्षेत्र डिराइव किया, लेकिन अब इसके रिजल्ट को अलग से याद रखना है। तो इसके रिजल्ट को अलग से देख लेते हैं क्योंकि आगे हमको डायरेक्ट रिजल्ट से ही करना है ना। तो ये मान लेते हैं, है ना, इस बार मान लेते हैं कि कोई अनंत लंबाई का धारावाही कोई खोखला सिलेंडर है, मतलब खोखला ट्यूब है जिसकी त्रिज्या आर, धारा आई और जो भी धारा है वो सतह से बिल्कुल समान रूप से गुजर रही है ना। बस इस अनंत लंबाई के धारावाही खोखले ट्यूब के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो चलो सबसे पहले हमको केंद्र से आर दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि बाहर वाले बिंदु के लिए तो चाहे कैसा भी सिलेंडर हो, खोखला है ठोस कैसा भी हो, बाहर वाले बिंदु के लिए चाहे कैसा भी सिलेंडर हो वो अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। इस पूरे खोखले ट्यूब के कारण भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, जहाँ आर सतह से नहीं, केंद्र या अक्ष से दूरी था। अब हमको सतह के जस्ट बाहर देखना है। तो तुम बताओ कि सतह के जस्ट बाहर वाले बिंदु के लिए तो, है ना, सतह के जस्ट बाहर वाले बिंदु की तो केंद्र से त्रिज्यीय दूरी कैपिटल आर होगी। तो सतह के जस्ट बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा और म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर होगा। और अब अंदर देखना है तो हमको पता है कि खोखला ट्यूब है, इससे अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0, है ना, ये ध्यान रखना। चलो एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। मतलब जैसे जैसे अक्ष से त्रिज्यीय दूरी आर चेंज करेंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र किस टाइप चेंज होगा उसका ग्राफ बनाना है। तो हमको पता है ना, तो हमको पता है कि खोखला ट्यूब है ना, वही के अंदर से खोखला ट्यूब है, इसलिए इस बार अंदर तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा ना। तो खोखले ट्यूब के अंदर तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और सतह के जस्ट अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। लेकिन जैसे ही सतह से जस्ट बाहर जाएंगे तो सतह के जस्ट बाहर एक झटके में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो जाएगा और म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर, है। तो ध्यान रखना कि खोखले ट्यूब के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, जस्ट अंदर भी 0, लेकिन सतह के जस्ट बाहर एक झटके में म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर होगा। और बाहर जाएंगे, है ना, बताओ और बाहर जाएंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर। मतलब बाहर चुंबकीय क्षेत्र आर के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई खोखला ट्यूब हो तो सतह के जस्ट बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। हाँ, एक और चीज बोल सकते हैं, खोखले ट्यूब के केस में सतह के जस्ट बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी अधिकतम होगा, है ना। तो देखो
चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कांसेप्ट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ना, तो अच्छे ध्यान रखना कि जैसे विद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, वैसे ही चुंबकीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। और जैसे विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जैसे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बस खोखले सिलेंडर में सतह के जस्ट बाहर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी अधिकतम होगा, और कितना होगा, बी की जगह म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, तो बी स्क्वायर इतना हो गया अपन 2 म्यू नॉट इतना होगा, ये कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तो हमने अनंत लंबाई के धारावाहिक खोखले ट्यूब या खोखले सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा। तो अब हम देखते हैं कि अनंत लंबाई का कोई धारावाहिक ठोस सिलेंडर हो या ठोस बेलनाकार वायर हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखते हैं ना। तो चलो, है ना, चलो इस बार मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई ठोस सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब कोई ठोस बेलनाकार वायर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, धारा आई। और तुम बताओ कि अ, ठोस सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब इस बार जो भी धारा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से बिल्कुल समान रूप से गुजरेगी, है ना। तो ये ठोस सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब जो भी धारा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से बिल्कुल समान रूप से गुजरेगी। बस इस अनंत लंबाई के ठोस सिलेंड्रिकल वायर के कारण अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। देखो, इसको भी हम शरीफों के टाइप से डिराइव तो कर लेंगे, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसके भी आंसर जुगाड़ विद्या से निकाल सकता है ना। ये चलो, धारावाहिक ठोस सिलेंडर के कारण केंद्र से r दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये तो अपनी कल्पनाशीलता से ही बोल सकते हैं कि बाहर वाले बिंदु के लिए चाहे कैसा भी सिलेंडर हो, वो अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, तो पूरे ठोस सिलेंडर के कारण भी बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर ही होगा। अब हमको, है ना, अब हमको केंद्र से r दूरी अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे बताया कि भरा हुआ में तो ठोस सिलेंडर है, तो इस बार अंदर से गुजरने वाला लूप लेंगे तो इस बार उससे आई इनक्लोज जीरो नहीं आएगा, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो नहीं बल्कि नॉन जीरो होगा। है तो ध्यान था कि खोखले ट्यूब के कारण तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र जीरो, लेकिन ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं होगा, है ना। अब कितना होगा वो देखना है। देखो, इसको भी तुम, है ना, इसको भी अपनी कल्पनाशीलता से देख सकते हो, है, तुम याद करके बताओ। याद करके बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि ठोस सिलेंडर के कारण अंदर जैसे विद्युत क्षेत्र आर के समानुपाती, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी आर के समानुपाती होगा। आगे मैथमेटिकली आ जाएगा, लेकिन सोच सकते हैं हम, जैसे ठोस सिलेंडर के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र आर के समानुपाती था, वैसे अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी आर के समानुपाती आएगा। और बताओ, डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। बताओ ना, ऊपर दूरी की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गई तो नीचे भी दूरी की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगी, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र आर के समानुपाती होगा। और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर ऐसे जुगाड़ विद्या से निकाल सकते हैं। लेकिन चलो, एक बार शरीफों टाइप से कर लेते हैं। ठीक, चलो, सबसे पहले हमको देखना है कि अक्ष केंद्र से r दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो हमको पता है कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लेंगे, और वही r त्रिज्या का ना, r त्रिज्या का और बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप लेते हैं। और इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी एम्पियर का नियम, इस बन वृत्ताकार लूप के लिए भी इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज मान रखते हैं। पहले आई इनक्लोज तो हमको पता है कि आई इनक्लोज केवल लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, और तुम बताओ ना, तो बताओ कि इस लूप के अंदर से तो पूरी पूरी आई धारा गुजरी, तो आई इनक्लोज पूरा पूरा आई। एलएचएस में वही कहानी चलेगी कि लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, इससे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे बिंदु सिमेट्रिकल हैं, सबकी सिलेंडर से दूरी बराबर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कांस्टेंट होगा, तो बी बाहर निकल जाएगा। और अंदर इंटीग्रेशन डीएल स्केलर और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे, तो मुंह जुबानी बोल रहा हूँ कि एलएचएस में बी इंटू 2 पाई आर बराबर आरएचएस में म्यू नॉट इंटू आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर। लेकिन अब बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, अब तो हम डायरेक्ट ही करेंगे कि बाहर वाले बिंदु के लिए अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, तो पूरे
ठोस सिलेंडर के कारण भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब हम देखते हैं कि केंद्र से r दूरी अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो बाहर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप चुनते थे। इस बार अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो r त्रिज्या का लेकिन अंदर से गुजरने वाला वृत्ताकार लूप चुनते हैं। और बताओ इस बंद वृत्ताकार लूप के लिए भी एम्पियर का नियम लगा सकते हैं ना। मतलब इस बंद वृत्ताकार लूप के लिए भी इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज देखना है। तो हमको अच्छे बताए ना, हमको अच्छे पता है कि इस बार आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा है ना। वही इस बार आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। तो बताओ कि इस बार खोखला नहीं ठोस सिलेंडर है तो इस लूप के अंदर से भी कुछ धारा गुजरेगी ना। बस हमको देखना है ना, हमको देखना है कि पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से आई धारा गुजर रही है तो आर त्रिज्या का जो भाग है उससे कितनी धारा गुजरेगी वो देखना है। तो तुम खुद बताए कि नहीं, खुद बताओ कि जो भी धारा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से समान रूप से गुजर रही है। इसलिए इतने भाग से धारा निकालने के लिए हम सिंपली चौथी क्लास का एक एक नियम लगा सकते हैं। तो चलो तुम डायरेक्ट बताओ कि इस वायर का कुल क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर और उससे कुल कितनी धारा गुजरी आई। ये लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर इतने क्रॉस सेक्शन से कितनी धारा गुजरी आई। तो एकांक क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी आई ओपन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमको कितने क्षेत्रफल से निकालना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी आई ओपन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसल तो आई आर स्क्वायर ओपन कैपिटल आर स्क्वायर। बस कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर से इतनी धारा गुजरेगी, है ना। ये जो अंदर वाला लूप है इस लूप के अंदर से उतनी धारा गुजरेगी। बस अब क्या करते हैं कि ये जो अंदर वाला लूप चुना था ना, इस अंदर वाले लूप के लिए भी एम्पियर का नियम लगाते हैं। मतलब इस बंद वृत्ताकार लूप के लिए भी वही इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जहां इस बार आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा। तो इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा एक एक नियम से निकाल ली थी, आई आर स्क्वायर ओपन कैपिटल आर स्क्वायर ये निकाल ली थी। अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो लिखने की ज्यादा जगह नहीं, इससे मुंह जुबानी बता रहा हूँ कि एलएचएस में तो वही कहानी चलेगी कि लूप चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश से बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा तो बी बाहर और अंदर इंटीग्रेशन डीएल स्केलर और इंटीग्रेशन डीएल स्केलर लूप की कुल लंबाई 2 पाई आर। बस एलएचएस आरएचएस को बराबर करते हैं तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो ये तो हमने अपनी जुगाड़ विद्या से भी निकाल लिया था, है ना, फॉर्मूला तो अपने जुगाड़ से ही निकाल लिया था। तो ध्यान था कि आगे ध्यान था कि आगे जरा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसको जुगाड़ से याद रखना है ना। याद रखना कि ठोस सिलेंडर इससे अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा और ठोस सिलेंडर के कारण अंदर जैसे विद्युत क्षेत्र आर के समानुपाती वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी आर के समानुपाती होगा। और बताओ डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर ये आएगा। ऊपर दूरी की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गई तो नीचे भी दूरी की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगी, ऐसे ही ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र को हमने धारा की फॉर्म में निकाला, लेकिन कई बार ठोस सिलेंडर के कारण अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उसको कई बार धारा घनत्व में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र इतना है ना, ऐसा करते हैं कि म्यू नॉट बाय 2 को अलग लिखते हैं, आई ओपन पाई कैपिटल आर स्क्वायर को अलग लिखते हैं इंटू स्मॉल आर को अलग लिखते हैं ना। अब इसको देखना, जो मतलब आई क्या धारा ओपन पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो आई ओपन पाई आर स्क्वायर क्या होगा, धारा प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, और धारा प्रति क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को हम धारा घनत्व जे बोलते हैं। तो बताओ इस ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा घनत्व की फॉर्म में म्यू नॉट बाय 2 जे इंटू आर आ गया, है ना। अब इसको तुम सदिश फॉर्म में भी लिख सकते हो। तुम बताया ना कि तुम बताओ कि ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बाय 2 जे आर
और तुम बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धारा J और मिलाने वाली लाइन R दोनों के लंबवत होती है। इससे अंदर चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर है। तो याद रखना कि ठोस सिलेंडर का अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा की फॉर्म में तो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r, और अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा घनत्व की फॉर्म में म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर ये होता है। मुझे देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैविटी प्रॉब्लम आती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी कैविटी प्रॉब्लम आती है ना। तो जैसे मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई का कोई ठोस धारावाही बेलनाकार वायर है जिसमें धारा समान रूप से गुजरी, तो धारा घनत्व J दे रखा है। अब इस ठोस सिलेंडर के अंदर हमने बेलनाकार कैविटी बना दी है। ठोस सिलेंडर का केंद्र O और कैविटी का केंद्र O डैश है। तो बस हमको पूछता है कि कैविटी के अंदर किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो इसको तुम डिटेल में कर सकते हो, श्रद्धा हो तो डिटेल में कर सकते हो कि जहां भी खाली भाग है वहां प्लस J घनत्व की धारा भर देंगे, और कैंसिल करने के लिए वहीं की वहीं माइनस J घनत्व की धारा भर देंगे। इस टाइप से इसको कैविटी प्रॉब्लम से कर तो सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेम नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। है, तुमको याद होगा, ये तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कैविटी प्रॉब्लम की थी, तो मैंने बताया था कि अ, ठोस गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर, और उसके अंदर गोलाकार कैविटी बना दें। तो कैविटी के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर की जगह क्या चिपका देते थे, o डैश वेक्टर। तो वही जुगाड़ यहाँ भी लगा सकते हैं ना, वही जुगाड़ यहाँ भी लगा सकते हैं। बताओ कंप्लीट ठोस सिलेंडर के कारण तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, लेकिन इसके अंदर कोई बेलनाकार कैविटी बना दें, तो कैविटी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो R वेक्टर की जगह क्या चिपका देंगे, O डैश वेक्टर। बोल सकते हैं कि ठोस सिलेंडर के अंदर बेलनाकार कैविटी बना दें, तो कैविटी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर की जगह क्या चिपका देंगे, O डैश वेक्टर। बाकी गधोटाई से डिटेल में करो, मतलब प्लस J घनत्व की धारा भरो, माइनस J घनत्व की धारा भरो, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट करेंगे। अगर कैविटी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो R वेक्टर की जगह क्या चिपका देंगे, O डैश वेक्टर। पीछे की जो भी कहानी है वो अपने दिमाग में ही चल जानी चाहिए। चलो बच्चों, तो ठोस सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हमने डिराइव किया, लेकिन इसके रिजल्ट को हमको अलग से याद रखना है, तो इसके रिजल्ट को एक बार अलग से लिख देते हैं ना। तो ये मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई ठोस सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी त्रिज्या R धारा I, जो भी धारा क्रॉस सेक्शन से समान रूप से गुजर रही है, तो इस धारावाही ठोस सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है। ये चलो सबसे पहले केंद्र से R दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो हमको पता है कि बाहर वाले बिंदु के लिए चाहे कैसा भी सिलेंडर हो वो अक्ष पे रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I अपन 2 पाई R होता है, तो पूरे ठोस सिलेंडर के कारण भी म्यू नॉट I अपन 2 पाई R होगा, जहाँ R सतह से नहीं केंद्र या अक्ष से दूरी का। फिर अब इसकी सतह पर देखना और ध्यान रखना कि ठोस सिलेंडर है, इससे सतह के जस्ट अंदर और सतह के जस्ट बाहर बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो तो बराबर ही होगा। चलो सतह पर ही देखते हैं। तो हमको बताया कि सतह वाले बिंदु की केंद्र से त्रिज्यीय दूरी कैपिटल R होगी, तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I अपन 2 पाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R। और चलो अब केंद्र से R दूरी अंदर देखना है, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि खोखला सिलेंडर होता तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता, लेकिन ठोस सिलेंडर है तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो उन्हें बताया था कि ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र R के समानुपाती होता है, और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए म्यू नॉट I अपन 2 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r, या इसको धारा घनत्व की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये देखिए। और अब अक्ष पर देखना है, तो हमको होता अक्ष वाले बिंदु की त्रिज्यीय दूरी 0 होगी, तो R इक्वल टू 0 रखेंगे तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल 0। चलो ग्राफ भी बना लेते हैं कि जैसे जैसे अक्ष त्रिज्यीय दूरी चेंज करेंगे वैसे वैसे ठोस सिलेंडर का चुंबकीय क्षेत्र कैसे चेंज करेगा वो देखना है ना। तो बस हमको पता है कि ठोस सिलेंडर के अक्ष पर तो चुंबकीय क्षेत्र 0, फिर अंदर देखना है तो हमको पता है कि ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र R के समानुपाती रूप से बढ़ेगा, हम तो रेखीय रूप से बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट I अपन 2 पाई कैपिटल R होगा। और बाहर देखेंगे
तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा और आर के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगा। एक छोटी चीज ध्यान रखना है ना, इसमें छोटा राज छुपा हुआ है। तो एक छोटी ध्यान रखना कि अगर सिलेंडर है ना, धारावाहिक ठोस सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर देखें तो बताओ बाहर वाले भाग में तो हवा निर्वात होगा, इससे बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r होगा, लेकिन ठोस सिलेंडर के अंदर देखें तो अंदर तो धातु का माध्यम होगा, ऐसे कि कॉपर का सिलेंडर है तो अंदर कॉपर का माध्यम होगा, एल्यूमिनियम का सिलेंडर है तो अंदर एल्यूमिनियम का माध्यम होगा, तो अंदर वाले बिंदु पर तो धातु का माध्यम होगा। और हमको अच्छे पता है कि माध्यम में तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र एग्जैक्ट देखें तो अंदर तो धातु का माध्यम है ना, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर आई ओपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, या इसमें भी म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं ना, हम है ना, हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें जो भी धातु का वायर होता है वो कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर होता है, जो कि या तो अनुचुंबकीय होता है प्रतिचुंबकीय, और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू आर लगभग 1 ही होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र लगभग ये म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर से काम चल जाता है। लेकिन बताओ ये सिलेंडर अगर आयरन का होता या लौह चुंबकीय माध्यम का होता तो उसके लिए तो म्यू आर 200 या 500 हो सकता है, तब फिर म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखना ही पड़ेगा। और इससे साफ साफ देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो ग्राफ बना है ना, जो ये जो ग्राफ बना है उससे हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ठोस सिलेंडर का भी चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है, सतह पे होता है, और म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर। तो ठोस सिलेंडर का सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा तो ऊर्जा घनत्व भी अधिकतम होगा। तो बच्चों इसी बेस एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है काफी ज्यादा लंबाई का कॉपर का कोई ठोस सिलेंड्रिकल वायर है, जो काफी ज्यादा लंबाई का, मतलब लगभग अनंत लंबाई का है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, धारा आई, और कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि जो भी धारा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से समान रूप से गुजर रही है ना। बस अब हमको पूछा है कि इसकी सतह से r/3 त्रिज्यीय दूरी बाहर और r/3 त्रिज्यीय दूरी अंदर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात क्या होगा वो देखना है। और हमको अच्छे बताए कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात पूछा मत से चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी सतह से r/3 बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे बताया कि बाहर वाले बिंदु के लिए तो पूरा सिलेंडर अक्ष पर रखे पतले वायर के टाइप से काम करता है, तो पतले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, तो पूरे ठोस सिलेंडर के कारण भी बाहर म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर ही होगा, जहां स्मॉल आर सतह से नहीं अक्ष से दूरी, तो तब सतह से दूरी r/3, तो अक्ष से r प्लस r/3 में तो 4r/3 है ना। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर, जहां स्मॉल आर इस बिंदु की अक्ष से दूरी वो कितनी होगी r प्लस r/3 मतलब 4r/3। तो सॉल्व करेंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना आएगा 3 म्यू नॉट आई ओपन 8 पाई r, बाहर इतना हो गया है ना। अब चलो, अब हमको देखना है कि सतह से r/3 अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो हमको अच्छे बताए कि बताओ ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र r के समानुपाती होता है, और पूरा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपन 2 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल r, जहां स्मॉल r भी केंद्र से दूरी, बताओ है ना। बताओ ये जो बिंदु वो सतह से r/3 गहराई पर है, तो इसकी केंद्र अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस r/3 मतलब 2r/3, तो स्मॉल r अक्ष या केंद्र से दूरी 2r/3 रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना आएगा, कितना आएगा म्यू नॉट आई ओपन 3 पाई r ही आएगा, है ना। अब यहाँ वही चक्कर यार, यहाँ वही चक्कर की बताओ जो अंदर वाला बिंदु है वह निर्वात नहीं बल्कि कॉपर का माध्यम है, तो एक्चुअली तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आना चाहिए, लेकिन है ना कॉपर जो होता है वो भी प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय होगा, तो उसके लिए भी म्यू आर टेंड्स टू 1 होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगभग काम कर जाएगा। अब देखो अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र आ गया ना, उसका अनुपात देखना है ना, निकाल सकते हैं। कोई बाहर चुंबकीय क्षेत्र और अंदर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, तो बाहर तो कितना है 3 म्यू नॉट आई ओपन 8 पाई आर, अंदर इतना है तो 1 ओपन बी इन कितना होगा उसका उल्टा हो जाएगा 3 पाई आर ओपन म्यू नॉट आई, तो इसका अनुपात निकालोगे तो 9/8 आ जाएगा। तो बस बताओ
स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि बाहर और अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ये है, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात उसका स्क्वायर, या चाहो तो गधोटाई से निकाल भी सकते हो। ये बाहर निकाल भी सकते हो कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो बाहर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होगा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो बी आउट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होगा। और अंदर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो अंदर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होगा, बी स्क्वायर की जगह बी इन स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट, लेकिन यहाँ भी वही कि अंदर धातु का माध्यम है तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा, लेकिन इस बार एल्यूमिनियम और कॉपर जैसा धातु है जो अनुचुंबकीय लोह प्रतिचुंबकीय होता है, तो उनके लिए म्यू आर लगभग 1, तो अंदर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व लगभग बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ई होगा। बस बताओ दोनों का भाग देंगे तो, इन दोनों का भाग देंगे तो बाहर और अंदर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात कितना आएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, तो कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात का स्क्वायर मतलब बी आउट ओपन बी इन का स्क्वायर। तो बताओ कि बाहर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 9/8 है, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात उसका स्क्वायर मतलब 81/64। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इजीली कर